Hello, my dear students. You're most welcome in online classes run by Gardenia Public School. I'm your physical education teacher, Sanjay Pandey. Now, today's topic is Deaf Olympic. The Deaf Olympic are sports from deaf athlete. Earlier, they are called the International Game for the Deaf. These games are organized by the International Committee of Sports for the Deaf since the first event, and they are authorized for attention Olympic Committee. The Deaf Olympic cannot be guided by sound and the started gun, bullhorn, commands or referee whistles. The Deaf Olympics were organized in Paris in 1924 and were also the first ever international sports event for athletes with disabilities. The Deaf Olympics are organized every 4 years with both summer and winter games held alternately after a gap of 2 years. An additional event, the Deaf Olympics Winter Games was added in 1949. The games started as a small gathering of 148 athletes from 9 European national participants in the international silent game. डीफ ओलंपिक ये ओलंपिक जो गूंगे और बहरे लोगों के लिए होता है। इसकी स्टार्टिंग 1924 में फर्स्ट टाइम ये पेरिस में ऑर्गेनाइज किया गया था। बहुत से लोग जो वॉर में डीफ और डम हो जाते हैं, जिनकी बोलने या सुनने की या देखने की क्षमता ख़त्म हो जाती है, ऐसे सोल्जर्स के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो ब्लाइंड होते हैं या डीफ होते हैं या डम्प होते हैं, ऐसे बच्चों के लिए डीफ ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज्ड किए जाते हैं। इंटरनेशनल लेवल की बात करें तो हर 4 साल में सेम है, जैसे कि पैरा ओलंपिक्स में, स्पेशल ओलंपिक में हर एक ओलंपिक गेम 4 इयर्स के बाद में हेल्ड किया जाता है, उसी तरह ये डीप ओलंपिक भी हर 4 साल में किया जाता है। लेकिन इसमें समर्स ओलंपिक गेम्स होते हैं और विंटर सम ओलंपिक गेम्स होते हैं, जिनका गैप हर 2 साल का रखा जाता है। अगर प्रेजेंट में अगर समर गेम्स होंगे तो 2 साल बाद विंटर्स होंगे। इस तरह से ये गेम कराए जाते हैं। बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स, जब ये फर्स्ट टाइम विंटर गेम्स स्टार्ट हुए 1949 में, तब 9 यूरोप नेशंस ने जो है 148 एथलीट ने आकर के यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। साथ में और भी बहुत सारे लोगों ने भी इस गेम को अप्रिशिएट किया। जो लोग किसी डर की वजह से या स्किल ना होने की वजह से जो इन गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे, उन लोगों ने 1953 में एक बार फिर से इस ओलंपिक गेम में पार्टिसिपेट किया, जिसकी जो काउंटिंग लगाई थी वो 1149 एथलीट्स ने आकर के पार्टिसिपेट किया था। ये जो डीफ ओलंपिक होता है, इसमें गेम्स भी अलग अलग तरह से कराए जाते हैं। जो इनके गेम्स होते हैं वो भी अलग तरह, जैसे कि रेस है या कोई दूसरा गेम है, तो उसके लिए यहाँ पर विसिल का यूज़ करते हैं रेफरी, या बुल हॉर्न जो होता है उसके लिए वो यूज़ किया जाता है, या फिर गन शॉट जिसमें तेज़ आवाज़ हो ताकि वो सुन सकें। जो लोग देख नहीं सकते हैं या बोल नहीं सकते हैं, उन लोगों के लिए हॉर्न
यूज़ किया जाता था ताकि वो सुन सकें या ऊंचा सुनते थे, इसलिए गन शॉट या विसिल के थ्रू कमांड दी जाती थी। अब डीफ ओलंपिक जो है वो दो तरह का होता है, समर एंड विंटर्स, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब समर्स डीफ ओलंपिक स्पोर्ट्स एंड विंटर डीफ ओलंपिक स्पोर्ट्स। समर डीफ ओलंपिक स्पोर्ट्स में एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, बीच बॉल, बॉलिंग, साइकिलिंग रोड, फुटबॉल, हैंडबॉल, जूडो, कराटे, शूटिंग, स्विमिंग, टेबल टेनिस, ताइक्वांडो, टेनिस, वॉलीबॉल, वाटर पोलो, रेसलिंग, फ्री स्टाइल रेसलिंग, ग्रीको रोमन, ये सारे इवेंट्स समर्स डीफ ओलंपिक में कराए जाते हैं। नेक्स्ट ये विंटर डीफ ओलंपिक स्पोर्ट्स, एप्रन स्कीपिंग, क्रॉस कंट्री स्केटिंग, कर्लिंग, आइस हॉकी, स्नोबोर्ड, ये सारे गेम विंटर्स के होते हैं, सर्दियों में। नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूजन। द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूजन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1948 विद द डेलीगेशन ऑन द इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट adopted by the UN General Assembly. This delegation fundamentally skipped to deal with the issue of discrimination at all levels in every aspect of society. Inclusion suggests the possibilities for every person to participate fully and equally in all social processes right from the beginning and regard of individual skill, origin, sex, or age. Inclusion is the creation of an enabling an environment that provides for the absence of children with and without disabilities to increase their social skills and in making trade and peoples are actively involved by the valuing and respecting human dignity. अब इंक्लूजन की बात करें, 1948 में एक डिक्लेरेशन हुआ जिसमें इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स, अधिकारों की बात की गई यूएन जनरल असेंबली में, और उसमें डिक्लेरेशन में ये फंडामेंटल किया गया कि सोसाइटी में, समाज में हर एक इंसान को अपनी बात कहने का, या समाज में हर एक पड़ाव पर हर एक, चाहे वो ग्रुप में हो या वो इंडिविजुअल हो, किसी भी स्किल के थ्रू, ऑरिजिन हो, मेल फीमेल कोई भी हो, किसी भी एज ग्रुप का हो, बड़ा छोटा कोई भी, ये सारी चीज़ें, और इन सारे लोगों को ये राइट्स दिया गया कि आप इन राइट्स के थ्रू किसी भी जगह या किसी भी डिसेबिलिटी हो या ना हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप अपनी बातों को रख सकते हैं, आपको अपनी बात रखने का, बात करने का अधिकार पूर्ण रूप से प्राप्त है। अब द नेक्स्ट टॉपिक इज need of inclusion. Every children right to participate in education and the school duty to accept him or her children with disabilities have the right to be educated with their non-disabled counterparts of the same age. Children should have access to the same general curriculum taught to children without disabilities. पहले के टाइम पे बहुत से लोगों कि ये अपाहिज है, ये हम इसको नहीं रखेंगे अपने स्कूल में, या हम इसका एडमिशन नहीं लेंगे, लेकिन इस बिल के पास हो जाने के बाद में, जब 1948 में जब ये बिल डिसाइड हो गया, तब ये डिसाइड किया गया कि हर एक बच्चे को स्कूल जाने का या वहाँ की हो रही करिकुलम एक्टिविटीज़ में, चाहे वो बॉय हो या गर्ल हो,
या उसे किसी भी तरह की कोई भी डिसेबिलिटी हो, उसे पूरा अधिकार है कि वो स्कूल जा कर के वहाँ पर जो एजुकेशन है वो ले सकता है। हर एक का तरीका, हर एक का प्रोसेस अलग अलग होता है, लेकिन ये उस पर डिपेंड करता है कि बच्चा उस चीज़ को डिसेबिलिटीज़ के साथ में है या विदाउट डिसेबिलिटी है, नॉर्मल है। वो किसी भी स्कूल में या किसी भी संस्था में जाकर के अपना एडमिशन ले सकता है और वहाँ की हर एक करिकुलम एक्टिविटीज़ पर पार्टिसिपेट भी कर सकता है बिना किसी रोक टोक के। Here some points are given. Creation, moral and self-respect. Each person has self-respect. It is seen the students with disabilities are less stronger. Research in the field has provided that after inclusion in a regular school and the confidence level of children with disabilities tends to improve. Following their inclusion, children with special need develop confidence in their ability to spend time with other special need children and the society in which they live. In this point, हर एक इंसान की एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, अपनी एक इमेज होती है। जो बच्चे डिसेबल हैं, स्पेशल नीड्स वाले हैं, वो दूसरों से कुछ कमज़ोर या ज़्यादा कमज़ोर नहीं कहेंगे, लेकिन थोड़े स्ट्रॉन्ग, जो उनकी स्ट्रॉन्गनेस होती है वो थोड़ी सी कम होती है। तो रिसर्च से मालूम पड़ा है इंक्लूजन की बात में कि जो बच्चे स्कूल्स में जाते हैं और इन सारी चीज़ों को, जो एक्टिविटीज़ हैं या स्पेशल थेरेपीज़ हैं के थ्रू उनके अंदर जो चेंजेस आते हैं, वो उनके अंदर के कॉन्फिडेंस लेवल को ऊंचा उठाता है, ऊपर उठाता है, जिससे कि वो जिस वर्क से पीछे हट रहे थे वो उस वर्क के लिए आगे बढ़ करके सामने आते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज सोशल स्किल डेवलपमेंट। इंक्लूसिव एजुकेशन हैज डेवलप्ड बेटर सोशल स्किल्स अमंग स्टूडेंट्स both with disabilities and without them. As a matter of fact, social skills may be learned properly through observe and the students with disabilities get a better understanding of the world around them. They feel happy about being a part of the regular community. Research prove that children with special need show changes in their social behavior when they spend their time with other children without disabilities. Their communication skills may be highly improved. जब एक नॉर्मल बच्चा जब एक डिसेबिलिटीज का बच्चा नॉर्मल बच्चों के साथ में रहता है तो उनके बीच में आपस में एक कम्युनिकेशन होता है, जिससे उनकी सोच में थोड़ा सा चेंज आता है और वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट, दूसरी चीज़ उन बच्चों से वो किसी अपने आप को अलग नहीं मानते हैं, ना ही नॉलेज में, ना ही किसी अदर चीज़ में, कि नहीं हमें ये प्रॉब्लम है तो हमें ये इसलिए हम इस समाज से अलग हैं या इन लोगों से दूर हैं। तो ऐसा नहीं, जब वो स्कूल्स में जाते हैं और बच्चों के साथ में बैठते हैं, नॉर्मल बच्चों में बैठते हैं, तो धीरे धीरे उनके बिहेवियर में भी चेंज आता है और वो भी अपने आप को समाज का एक हिस्सा मानने लगते हैं। रिसर्च से भी ये प्रूफ हुआ है कि जो ऐसे बच्चे जो स्कूल्स जा कर के नॉर्मल बच्चों के साथ में बैठते हैं, उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, पढ़ते हैं, उनके अंदर या उनके सोशल बिहेवियर में एक हाई लेवल का चेंज आता है, जिसकी वजह से वो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं और अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट और अपनी एक डिग्निटी को मेंटेन करते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज greater sensitive. It is generally seen that students without disabilities tend to become more sensitive by learning in the company of students with special needs. They can develop better social skills and empathy by being in classroom with special needs children.
ऐसे बच्चे जो डिसेबिलिटी होते हैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, उन्हें बहुत जल्दी चीज़ें उनको महसूस हो जाती हैं। ऐसे बच्चे जब नॉर्मल बच्चों के साथ में बैठकर या उनके साथ में रह करके या उनकी कंपनी में जब वो लर्निंग करते हैं तो उनके अंदर जो सोशल स्किल्स होती हैं या उनके अंदर जो एक पाथ होता है चीज़ों को महसूस करने का, वो बढ़ता है, जिससे कि उनके अंदर एक एक इम्प्रूवमेंट आता है कि साथ बैठकर पढ़ करके आगे बढ़ने का। एक हेजिटेशन नहीं होता कि नहीं मैं इस चीज़ से डिसेबल हूँ या मुझे ये डिसेबिलिटी है और मैं इस चीज़ को नहीं कर सकता हूँ, ये चीज़ उसके दिमाग से टोटली निकल जाती है। द नेक्स्ट पॉइंट इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। Individually with or without special need is inclusive school learning that every individual has strength and weakness as well as they learn to appreciate these differences। अपनी अपनी क्षमताओं को आंकना या अपनी कमज़ोरियों को ख़त्म करना, उन्हें महसूस करना और उन्हें ख़त्म करना, ये बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है। जब वो स्कूल जाता है तो वहाँ पर जब दूसरे नॉर्मल बच्चों के साथ में जब बैठता है तो उसे अपनी स्ट्रेंथ का अंदाज़ा मिलता है। जब वो क्लासरूम में टीचर्स के थ्रू जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या वर्क कराया जाता है या कोई एक्टिविटी कराई जाती है और वो बच्चा भी उसमें पार्टिसिपेट करता है और परफॉर्म करता है, तब उसे महसूस हो, तब उसे अपनी स्ट्रेंथ या अपनी पावर का एक एहसास होता है, जिससे कि धीरे धीरे उसकी जो वीकनेस होती है वो ख़त्म हो जाती है। ऐसा नहीं कि नहीं उसकी जो डिसेबिलिटी है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी, लेकिन जो डिसेबिलिटी है वो पूरी तरह से ख़त्म ना हो करके जो उसकी दिमाग में डिसेबिलिटी होती है, वो चीज़ जो दिमाग की वीकनेस है वो उसकी दूर हो जाती है कि मैं ऐसा वर्क नहीं कर सकता हूँ या मैं ऐसा काम नहीं कर सकता हूँ। द नेक्स्ट पॉइंट इज सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। Inclusion education is necessary for developing a better sense of belonging among individuals with and without special need. It teaches the value of another human being, no matter what that person look or sound like. Individuals with special needs enjoy the feelings of belongingness, being loved, having a relationship and friendship with individuals without special needs. Individually without special need also show increased awareness of tolerance and better understanding of other individual with special need। जो नॉर्मल बच्चों के साथ में या नॉर्मल लोगों के साथ में रहते हैं, धीरे धीरे उनके जो सेंसेस होते हैं वो भी वर्क करने लगते हैं। उनके अंदर की जो एक दबिश होती है कि नहीं मैं ये नहीं करता हूँ, या अपने आप को बहुत डाउन टू अर्थ महसूस करते हैं, वो चीज़ें उन सबके अंदर से धीरे धीरे ख़त्म होने लगती हैं और साथ में उसे जो खुशी मिलती है, फिर वो चाहे रिलेशनशिप की हो, फ्रेंडशिप की हो, लव की हो, किसी भी तरह महसूस करने की हो, इससे धीरे धीरे उसके अंदर एक इंडिविजुअली कहें तो एक चेंज आता है, जिसके थ्रू वो अपने आप को समाज का एक हिस्सा मानने लगता है और अपने अंदर या अपनी फीलिंग्स को शेयर करता है और उसके अंदर जो एक वीकनेस की पावर होती है वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है। द नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज हायर एकेडमिक अचीवमेंट। Individual with special need can benefit from inclusive education because research studies conducted in the field provide that they have performed academically better than those from institutions without inclusive education। वो लोग या वो बच्चे जो हाई लेवल पे एजुकेशन करते हैं, कि अचीवमेंट्स करते हैं, नॉर्मली बच्चों से जो स्पेशल नीड के बच्चे होते हैं वो अपनी
जो स्टडीज़ हैं, जो एकेडमिक्स हैं, उस पे ज़्यादा प्रेशर डालते हैं और वो अपने आप को प्रूव करने के लिए बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अदर इंस्टीट्यूशंस को अगर देखें तो उस इंस्टीट्यूशन से जो चिल्ड्रंस विद स्पेशल नीड्स के बच्चे, जो स्पेशल नीड्स के बच्चे होते हैं, वो ज़्यादा अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करते हैं और अपने आप को प्रूव करते हैं। The next point is implementation of inclusion in India. To make inclusion work, general classroom teachers, support specialists, parents, and students themselves must work together to create the best education environment possible. With the knowledge of inclusion practice and strategy, classroom teacher require training and ongoing support to effectively take by many type of learning. They must meet regular with inclusion specialist. Implement जो कि इंक्लूजन वर्क है, जनरल क्लासरूम्स के टीचर्स होते हैं उनके वो, और जो उनके सपोर्ट करने वाले होते हैं, जो स्पेशलिस्ट होते हैं, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, जो इन स्पेशल नीड्स के बच्चे हैं, इनके साथ में सपोर्ट करते हैं, इनके साथ में वर्क करते हैं, इनको प्रोत्साहित करते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो एक एजुकेशन का जो लेवल है वो ऑटोमेटिकली जो इन्वायरमेंट है वो बढ़ जाता है। साथ ही उनकी जो नॉलेज है, क्लासरूम जो उनकी प्रैक्टिसेस हैं, जो उनकी स्ट्रेटजी हैं, इससे उनके अंदर एक एजुकेशन का जो टर्म है या एजुकेशन जो करते हैं वो लोग, उनके अंदर वो चीज़ बढ़ती है। साथ में जो क्लासरूम के टीचर्स होते हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो ऐसे बच्चों के लिए ट्रेंड हों और जो आउटपुट देने के लिए अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ के थ्रू उनकी जो टीचिंग, जो उन बच्चों को पढ़ाने की या सिखाने की जो टेक्निक है उसको इम्प्लीमेंट करके, उसे बढ़ा करके, रेगुलर करके और एक स्पेशल वर्क या वर्कआउट करा करके उन्हें इन सब सारी चीज़ों को समझा सके। Now the last topic of the chapter, a role of various professionals from children with special need. जो कुछ ऐसे प्रोफेशन हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ ऐसे बच्चों के लिए हैं जो स्पेशल नीड, जिन बच्चों को ज़्यादा ज़रूरत होती है, जैसे कि जो बच्चे अच्छी तरह से बोल नहीं पाते हैं, उनके लिए स्पीच काउंसलर या स्पीच थेरेपिस्ट होता है। जिन बच्चों की बॉडी पार्ट्स नहीं वर्क करते हैं, हैंड हाथों का है, पैरों का है, उनका वर्क नहीं कर पाते हैं या सीधे चल नहीं पाते हैं, उनके लिए फिजियोथेरेपिस्ट के थ्रू किस तरह से उनकी हेल्प होती है। एजुकेशन काउंसलर हैं जो ऐसे बच्चों को किस तरह से स्पेशल एजुकेशंस दी जाएं, इस टॉपिक पे हम लोग इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, फर्स्ट टॉपिक इज स्पेशल एजुकेशन काउंसलर। स्पेशल एजुकेशन काउंसलर connect to special needs children in elementary school, middle school and high school to ensure they have the support service and they need in order to attain their highest potential in the area of academics, personally and sports and future career options. स्पेशल एजुकेशन के जो काउंसलर्स होते हैं वो नीचे से, जो एलिमेंट्री स्कूल है, मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल है, इन सभी स्कूलों से अटैच होकर के वो इस चीज़ को देखते हैं कि जो स्पेशल नीड्स के बच्चे हैं उनको कितना सपोर्ट दिया जा सके, उनको सपोर्ट दे करके उनके अंदर के जो एक पोटेंशियल है, उनकी काम क्षमता है, एकेडमिक्स में हो या फिर पर्सनली हो या कैरियर से रिलेटेड हो, उनकी उन क्षमताओं को किस तरह से बढ़ाया जाए। ये वर्क स्पेशल जो एजुकेशन का जो काउंसलर होते हैं उनका वर्क होता है। वो ऐसे बच्चों में या ऐसे लोगों में इस चीज़ को इम्प्रूव करते हैं कि वो किस तरह से अपने एकेडमिक्स को या पर्सनल लाइफ को या स्पोर्ट्स लाइफ को
या फिर अपने कैरियर को लेकर के किस तरह से वो आगे बढ़ सकते हैं। The next point is occupational therapy. The goal of occupational therapy for a child are to improve participant and perform of a child and all the child's occupant like self-care, play school and other daily activities. The occupational therapy will access the children's and modify the environment or the way of doing a task to promote a better participant and independence. ऑक्यूपेशंस में थेरेपी में उन बच्चों को उनकी जो स्किल्स हैं, उनके पार्टिसिपेशन को बढ़ाना, उनकी सेल्फ केयर, स्कूल में खेलने के तरीके या जो डेली की एक्टिविटीज़ हैं उनको इम्प्रूव करना, जिससे कि वो अपनी उन एक्टिविटीज़ को थोड़ा सा इम्प्रूव करें और इम्प्रूव करके जो उनके आसपास का जो एनवायरनमेंट है उस एनवायरनमेंट के में वो घुल मिल सकें, वो उससे अपने आप को अलग न मान करके एक में रहें और उस एनवायरनमेंट में रहते हुए वो अपने बेस्ट से बेस्ट अपना रिजल्ट दे सकें और किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करके अपने आप को इंडिविजुअली फ्री हो करके इंडिविजुअली किसी भी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करके उसमें सक्सेस गेन कर सकते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज फिजिकल एजुकेशन टीचर। फिजिकल एजुकेशन programs play a significant role in improving connectivity function and academics performance. Social skills and collaborate team work can also be improved through the various program of physical education. अब फिजिकल एजुकेशन के जो टीचर्स होते हैं वो इम्प्रूव करते हैं दूसरे बच्चों के अंदर उनके काम करने की क्षमताओं को, उनकी एकेडमिक्स को, उनके जो सोशल स्किल्स होती हैं उन सब चीज़ों को बढ़ाते हैं। साथ ही साथ ऐसे प्रोग्राम्स को या ऐसी एक्टिविटीज़ को कराते हैं जिससे बच्चों के अंदर एक जो उनका पोटेंशियल है वो बाहर आए, उनकी जो कार्य करने की क्षमता है, जो उनके अंदर एक टेक्निक या एक गुण जो छिपा हुआ है वो उसे पॉलिश करके बाहर निकालते हैं, जिससे कि वो अलग अलग फिजिकल एजुकेशन के अलग अलग प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करें या स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करके अपने फ्यूचर को या अपने करियर को बना सकते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज physiotherapy. Physiotherapy, the best knowledge therapy who work with children with special need. They use exercise to help their patient and keep the best possible use of their body. बहुत से बच्चे जो कि अपनी बॉडी से या हाथों से पैरों से वर्क नहीं कर सकते, तो जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं वो एक्सरसाइज के थ्रू उनकी जो बॉडी की मसल्स होती हैं, बोन्स होती हैं, उनको वर्क करने लायक या उन्हें ऐसा एक्सरसाइज के थ्रू उन्हें ऐसा ढालते हैं जिसके थ्रू वो अपनी बॉडी से या उस बॉडी पार्ट से उससे वो वर्क नहीं कर पाते थे, वो धीरे धीरे उस बॉडी पार्ट का यूज़ करके अब उसका अपने अकॉर्डिंग उससे वर्क ले सकें। ना से कुछ अच्छा करना बेटर होता है। नेक्स्ट इज स्पीच थेरेपिस्ट. Speech therapist is a trained medical professional who work with children with a variety of delay and disorder. Speech teacher help a children with speech, talking, and communication. Their role is to help access a condition, diagnose it, and scientifically what the issue is, develop a plan to help treat and disorder, and then follow through with therapy. पहले वो बच्चों को देखते हैं, स्पीच थेरेपिस्ट जो होते हैं वो बच्चों के बोलने की, जो बच्चे बोल नहीं पाते हैं, कुछ उन्हें बोलने में प्रॉब्लम होती है, एजिटेशन की वजह से नहीं बोल पाते हैं या किसी फिजिकली अनफिट होने के कारण नहीं बोल पाते हैं, तो वो धीरे धीरे उनकी स्किल्स को इम्प्रूव कराते हैं ताकि वो एक ट्रेनिंग लेवल एक बनाते हैं जिसके थ्रू वो धीरे धीरे उनको प्रोनाउंसिएशन जो प्रोनाउंसिएशन करते हैं उनके प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा वर्क करते हैं और जो उनका डिसऑर्डर है उसको ख़त्म करते हुए धीरे धीरे उनके
जो उनका स्पीच है वो ट्रेंड कराते हैं, एक प्लानिंग करते हैं, उस प्लानिंग के थ्रू जो जो डायग्नोस करना होता है या जो भी मेडिसिन या जो भी थेरेपी देनी होती है उस थेरेपी को उसके थ्रू प्रोवाइड कराते हैं या उस थेरेपी को फॉलो करते हैं, उस रूल को फॉलो करते हैं। द नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज special educator. Special educator work in classrooms or resources centers that only include students who has a wide range of disability. They adapt general education lesson and teacher various subjects such as reading, writing, and math to students with mild and moderate disabilities. They also teach literacy and communication techniques to students with several disabilities. स्पेशल एजुकेटर जो होते हैं वो क्लासरूम के अंदर या अदर जो जो रिसोर्स सेंटर्स होते हैं वहाँ पर जो डिसेबिलिटीज़ के स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें प्रोवाइड कराते हैं किस तरीके से वो अपने सब्जेक्ट को चूज़ करके, जिस सब्जेक्ट में उनकी नॉलेज है, रीडिंग या राइटिंग या मैथ्स में जो भी उनकी स्किल्स हैं, उन स्किल्स को वो इम्प्रूव कराते हैं। धीरे धीरे उनके अंदर का जो कम्युनिकेशन स्किल है या टेक्निक्स हैं उनको ऐसी ऐसी टेक्निक्स बता करके जिससे वो शॉर्ट तरीके से चीज़ों को हेल्प या चीज़ों को शॉर्ट कर सकें या सिंपली उसको सॉल्व कर सकें। ये जो वर्क होता है ये स्पेशल एजुकेटर इस चीज़ को वर्क कराता है जिससे कि उसके अधिक से अधिक उसके अंदर इम्प्रूवमेंट हो और कम से कम टाइम में और अच्छी से अच्छी स्किल्स में वो अपने आप को गुड से बेटर और बेटर से बेस्ट बना सके। नाउ गाइस योर चैप्टर इज फिनिश, दिस पॉइंट इज योर लास्ट topic of the chapter.